Hello champions and a very very good morning to all of you. So कैसे हैं सभी लोग? How is everyone? बढ़िया, बहुत अच्छी, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए. आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. चलिए स्टार्ट करें. अच्छा, अभी हमने बेटा परफेक्शन के बैच में आपने देखा होगा, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, हमने पैराजंबल पढ़ा, हमने क्लोज टेस्ट पढ़ा, राइट. अब हम नेक्स्ट 10 क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं परफेक्शन की. अगली 10 क्लासेस में हम परफेक्शन में 10 मिनी मॉक्स करने वाले हैं. 10 मिनी मॉक्स का मतलब क्या है? मिनी मॉक्स का मतलब है कि हम वेरियस पैटर्न के क्वेश्चंस को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं. तो हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे, कंबाइन करेंगे उनको और उनको पढ़ेंगे. तो एक्साइटेड हैं सभी लोग? आई होप यस, सुपर डुपर एक्साइटेड है. बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चंस, बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो जिंदगी में आप चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. प्लीज प्रेयर को मत भूलिएगा, फोकस करो क्लास में. इस क्लास में हम बातें करने नहीं आए हैं, इस क्लास में हम पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं चीजों को. तो प्लीज फोकस देयर. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. शुरू हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट से. तो स्टार्टिंग हम करेंगे एक सीटी से. क्लोज टेस्ट का एक अलग वाला पैटर्न करेंगे. उसके बाद हम एक पैराजंबल प्लस आरसी प्लस मिक्स्ड क्वेश्चंस वाला पैटर्न करेंगे. उसके बाद हम वोकैबुलरी के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे. उसके बाद हम एक मैच द कॉलम करेंगे. तो इस तरीके से आज का पूरा आपका सीक्वेंस चलने वाला है आपके मिनी मॉक के अंदर. और एक कंपटीशन की स्पिरिट को जगाने के लिए मैं आप लोगों को चीजें पोल फॉर्मेट में दूंगी. तो पहले आप पोल से क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद में समझाऊंगी. बट एक रिक्वेस्ट है सभी से सबसे पहले, और वो रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग क्वेश्चंस के पैटर्न को देख के डरोगे नहीं. क्या मैं सभी लोगों से ये चीज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग डरने नहीं वाले हो क्वेश्चंस को देख के? यस, पूरी कोशिश करोगे. नहीं होगा तो एक्सप्लेनेशन का वेट करोगे मेरे, बट हार नहीं मानोगे, गिव अप नहीं करेंगे मेरे स्टूडेंट्स. यस, चलो स्टार्ट करते हैं. ऑल द बेस्ट एवरीवन. डायरेक्शंस पढ़ेंगे सबसे पहले. डायरेक्शंस क्या है? ये 1 2 3 है, 11 to 13 नहीं है. एक सेकेंड, कोई और फाइल अपलोड हो गई. एक मिनट दीजिए. मिनीमॉक 2 था आपका, माय मिस्टेक. अभी नहीं करा रही ये वाला, अभी इसको देख के थोड़ा सा, जस्ट 1 सेकेंड. नहीं करवाऊंगी ये भी. मिनीमॉक 2 बेटा वही है. पहले मिनीमॉक 1 कर लो, फिर मिनीमॉक 2 करवाऊंगी. डायरेक्ट 2 पे नहीं आते ना. डायरेक्ट 2 पे आओगे तो दिक्कत होगी.
स्टार्ट करते हैं मिनी मॉक 1 के साथ। तो करना क्या है आपको बेसिकली, एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि पहले मिनी मॉक 1 करेंगे फिर मिनी मॉक 2 करेंगे, क्योंकि हमने लेवल्स को ना धीरे धीरे बढ़ाया है। जैसे मिनी मॉक का लेवल जो रखा है वो थोड़ा सा मॉडरेट रखा है, फिर मिनी मॉक 2 उससे ऊपर लेवल का है, फिर मिनी मॉक 3 उससे ऊपर लेवल का है। ऐसे करके हमने धीरे 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 करके लेवल्स को बढ़ाया है। इसलिए पहले मैं कह रही हूँ पहले मिनी मॉक 1 करेंगे फिर मिनी मॉक 2 करेंगे। चलो करना क्या है आपको बेसिकली, पहला क्वेश्चन है साथ में करवा रही हूँ, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, आप सभी को यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, येट इंडिया थ्रोइंग इट्स हैट इनटू द रिंग। आपको बताना है कि ये वाला जो पार्ट है ये कहां पर आएगा, ये P में आएगा या ये Q पे आएगा, क्या ये R में आएगा या फिर ये S में आएगा। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू टेल इज कि ये कहां पर आएगा। पहले आप ट्राई करो, 45 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी। चलो पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि ये वाला पार्ट कहाँ आएगा। और मुझे 1 मिनट दो, मैं ना आपके लिए पेन टैब ले आती हूँ। हाँ जी, डन एवरीवन। चलो ट्राई करते हैं कितने लोगों का ठीक निकला, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर। बहुत ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, पहले मुझे एक बात ये बताओ, क्या ये सभी को समझ में आ रहा था कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं था। दिस वॉज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ये इंडिया, ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो समझ में आ रहा है, इंडिया लिखा हुआ था, इसके आगे V1 प्लस ING डायरेक्टली था। जब भी नाउन के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर कोई प्रपोजिशन आता है, तो वो सब क्या होती है, वो सब एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा हुआ था। चलो, इंडिया एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, किस, बहुत ध्यान से समझना, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, रमेश। रमेश के बाद क्या लिखूंगी, अगर मुझे मेन सेंटेंस का कोई पार्ट लेना, सभी को क्लियर है, वर्ब आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि जहां पे भी मैं इस सेंटेंस को ऐड करूंगी, इसमें ना ग्रामर से ही हो जाता है ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा। जहां पे भी मैं इस सेंटेंस को ऐड करूंगी, उस सेंटेंस में वर्ब होनी चाहिए। मैं जहां पे भी इसको ऐड करूंगी, वहां पे कोई ना कोई वर्ब होनी चाहिए। क्या एक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। चलो अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिना बिना पूरे पैराग्राफ को रीड किए, सिर्फ ग्रामर की हेल्प से करवाऊंगी ये वाला क्वेश्चन आज आपको। यहाँ पे इंडियाज इंटरेस्ट लिखा हुआ था, ये सब्जेक्ट था, इसकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये इसकी वर्ब थी।
ग्रामर देखना, आज ना ग्रामर के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस वाले क्वेश्चन, एक बार फिर से समझते हैं इसको। ग्रामर नहीं आती ना, आज समझ में आएगी ग्रामर। देखो, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। बताओ इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन था? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन था बताओ? इंटरेस्ट था मैम, ये नाउन था और ये इसका क्या था? सब्जेक्ट था। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं। देयर सब्जेक्ट था, आर उसकी वर्ब थी, तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर से स्टार्ट हो रहा था, ऑल्सो तो एडवर्ब है, तो ये पूरी की पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ये पर्टिनेंटली एडवर्ब था, ये वर्ब था। इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? पॉइंट्स वर्ब का सब्जेक्ट बताओ कहां है? कौन सी चीज है जो पॉइंट करती है? इस वर्ब का सब्जेक्ट ही नहीं है, तो यहां पे कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा जिसके अंदर सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। चलो इसको देखते हैं। एस फुल स्टॉप आ गया तो सिर्फ सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके आगे तो वर्ब का आना जरूरी है। तो क्या समझ में आ रहा है? ये आर पोजीशन पे आएगा। पहले मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया ग्रामर वाला? मैंने पढ़ा नहीं क्या लिखा हुआ था, कहां लिखा हुआ था, मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की हेल्प से कर दिया। और ग्रामर में भी सिर्फ किस कॉन्सेप्ट से? सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्सेप्ट से। कि अगर सब रिपीट कर देते हैं, लोगों को नहीं समझ में आया। अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके आगे उसकी वर्ब आएगी, अगर वर्ब दे रखी है तो उससे पहले उसका सब्जेक्ट आएगा। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था। इसको ऐसे समझो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आईज। अब यहां से और समझ में आएगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आईज वेंट अहेड। बताओ इस सेंटेंस में घोटाला क्या है? व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आईज वेंट अहेड। मैम ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही नहीं है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमें यहां पे एक सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, रमेश। तो सिमिलरली अगर आप इस वाले पैराग्राफ में देखते, इस पॉइंट्स वर्ब का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, इस पॉइंट्स वर्ब का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। ये ऑल्सो फॉर से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ये एडवर्ब था। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता। तो ऐड क्या किया हमने? ये ऐड किया। क्या आप समझ में आया सभी को? क्वेश्चन बहुत इजी था ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी हमें बहुत बार हेल्प करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। मैम लप्पू सा सवाल था, अगर ग्रामर अच्छी है तो लप्पू सा था, अगर ग्रामर नहीं अच्छी है तो बहुत मुश्किल सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म कहां होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन? वर्ब से पहले। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हो।
कैसे जबरदस्ती कर रहे हो? टॉपिक ही अलग अलग था, टॉपिक ही अलग अलग था। पढ़ो, यहां पे बात हो रही है कि दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। जब बायोकेमिकल साइंटिस्ट कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीसमैन, उनको अनाउंस किया गया कि वो विनर्स हैं नोबेल मेडिसिन प्राइज के, ज्यादातर दुनिया ने सुन लिया था उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने mRNA कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी, उसको एक सच्चाई बना दिया था। एज कलीग्स, कलीग्स है तो कलीग्स कौन है? ये दोनों कलीग्स हैं। ये दोनों कौन है? कलीग्स थे, साथी थे। तो इसका मतलब क्या है? पी और क्यू तो रिलेटेड है, तो ना ही ये पी पे आ सकता, ना ही ये क्यू पे आ सकता। क्यों? क्योंकि दो लोगों की बात हुई, फिर उनके बारे में बात की कि ये दोनों कलीग्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसलावानिया पे। ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे? पेनिसलावानिया। हाँ, तो ये दोनों क्या थे? कलीग्स थे। लेट 1990s में दोनों ने बायोलॉजिकल लिंचपिन मींस बहुत इंपॉर्टेंट चीज को फाउंड किया, जिसकी वजह से वैक्सीन जो है, जो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होती है, पॉसिबल हो पाए। विदाउट इट, किसके बिना? लिंचपिन के बिना बिलियंस ऑफ शॉट्स जिन्होंने इतने सारे लोगों की जिंदगी बनाई, वो नहीं बन पाते। चलो, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन की बात करी। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड नोबेल अवार्ड्स, इस दुनिया में ये बात बहुत रेयर होती है कि इतने जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं वो मासेस के साथ मैच कर पाते हैं, मतलब मासेस उनको पहचान पाते हैं। इवन इफ अगर ऑल नोबेल लॉरिएट, जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज अभी तक मिला है, वो लोग हैं जिनका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है दुनिया में। हम तो नोबेल प्राइज की बात करें कि नोबेल प्राइज मिला उन दोनों को, उन दोनों ने क्या काम किया जिसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला। ये बात बहुत रेयर होती है कि जिनको नोबेल प्राइज मिले दुनिया को भी लगे कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। हालांकि नोबेल प्राइज विनर्स जितने भी होते हैं उनका काम बहुत इम्पैक्टफुल होता है, लेकिन फिर भी मासेस के साथ रेजोनेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो आपको इस पैराग्राफ के पीछे की भाषा समझ में आ रही होगी। जनरली जो नोबेल प्राइज मिलता है, हमें समझ नहीं आता कि क्यों मिला नोबेल प्राइज, मतलब हमें उसका यूज नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अभी नोबेल प्राइज मिला था एटम के अंदर, याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया भी था आपको। हाँ, एटम के अंदर कोई चीज थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आइडेंटिफाई की गई थी। तो मासेस को जनरली ये पता नहीं चलता कि नोबेल प्राइज जिस चीज, हाँ, एटो सेकेंड करके था, क्यों मिलता है। पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज जिस चीज के लिए मिला तो मासेस को भी लगता है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। फॉर एग्जाम्पल, कोविड वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन के लिए नोबेल प्राइज मिला तो मासेस के साथ रेजोनेट कर पा रहा है, हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर पा रहा है। अदरवाइज बाकी चीजों में जब नोबेल प्राइज मिलता तो हमें समझ में नहीं आता है मासेस को कि क्या इसके पीछे का रीजन था। तो ये लिखा हुआ है इसमें। क्या हमने कोई ऐसा बात किया? इंडिपेंडेंट ऑफ सेल कल्चर, रिसर्चर्स ने बहुत कोशिश की है वैक्सीन टेक्नोलॉजीज को बनाने की सेल कल्चर से इंडिपेंडेंट। सेल कल्चर की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ पे तो कोविड-19 की वैक्सीन की बात हुई है। तो दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड। ये बिल्कुल क्या है? कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो प्लेस टू फिट। कोई परेशानी किसी को भी? आगे बढ़े। चलो, अब अगला क्वेश्चन सबका सही निकलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, जी जान लगा देना। एक बच्चे का कमेंट आया था, मैम बोर हो रहे हैं क्लास में। तो बेटा कुछ इंटरेस्टिंग कर लो, बोरिंग काम कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। कोई मूवी आई है, नहीं वो जाके देख लो जाओ, या यूट्यूब पे कोई रील चला लो। नहीं, यूट्यूब पे रील्स थोड़ी ना होती है मैम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चला लो, इंस्टाग्राम पे रील चला लो, यू विल एंजॉय इट। हाँ, जाओ मेला घूमो। लिंचपिन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ जी, पहले तो मुझे बताओ 6.3% ग्रोथ किसकी होगी? विद 6.3% ग्रोथ इन 2023-24 एंड 2024-25 ये किसी कंट्री की ग्रोथ होगी? ये किसी कंट्री, इंडिया की? आपको कैसे पता इंडिया की है? चाइना की भी हो सकती है। तो किसी कंट्री की ग्रोथ होगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है, किसी कंट्री की होगी। चलो, तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि ये यहां पर नहीं आएगा, आगे किसी कंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहां पे भी नहीं आएगा। तो ये बात सभी को समझ में है कि क्यू और एस में तो नहीं आ सकता। महापापी हैं जिन्होंने क्यू और एस मार्क किया है। कोई परेशानी क्यू और एस वालों को? चलो, अब यहाँ पे दोनों कंट्रीज के नाम लिखे हुए थे, यहाँ पे चाइना लिखा हुआ था, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ था। अभी हमें पैसेज को देख के नहीं पता कि किसकी ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, तो अब हमको रीडिंग करनी पड़ेगी कि पी आएगा या फिर आर आएगा। तो अब हमने रीडिंग करी, इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इतनी ग्रोथ से इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होना कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल मैच कर गया, तो लगा पी में तो आ सकता है। एक बार आर को भी पढ़ लेते हैं भाई। With a 6.3% growth in 2023-24 and 2024-25, China, the world's second largest economy, seems to be paying the price. किसी चीज का प्राइस पे करना मीन्स नेगेटिव होना। टोन कैसी है? नेगेटिव है कि उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ रही है। रियल एस्टेट का जो बबल था, रियल एस्टेट जो तेजी से ग्रो कर रहा था, वो बबल है। बबल मीन्स एक्चुअल में नहीं है, मतलब टोन कैसी है? नेगेटिव है। तो ये यहां तो नहीं आ सकता। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पी। कोई परेशानी? चलो, अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम एस में क्यों नहीं आ सकता। चलो, मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी ग्रामर भी समझा देती हूँ। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो एस में जो सेंटेंस आएगा वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही थी? एस में जो सेंटेंस आएगा वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ये विद से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये अपने आप में कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो कभी भी फुल स्टॉप के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अकेले नहीं आ सकती। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, सेंटेंस में वर्ब भी होनी चाहिए, दोनों चीजें सेंटेंस में होनी चाहिए। तो एस वाले तो महा की पावर महापापी हैं जिन्होंने एस मार्क किया। एस तो कभी नहीं हो सकता, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी एस को एलिमिनेट करने के लिए। समझ में आया ये वाला पैटर्न सभी को? चल, अब आ जाते हैं सबसे प्यारे पार्ट पे इस मॉक टेस्ट के, मिनी मॉक के, एंड दैट इज पैराजंबल। पैराजंबल की खास बात ये है कि ये 5 सेंटेंस का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का नहीं, ये पूरा का पूरा में 10 सेंटेंस का पैराजंबल है। 10 का है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना छोटा सा पैराजंबल है ये। चल, इसमें एक आपको हिंट दी हुई है। हिंट क्या दी हुई है कि जो टी स्टेटमेंट है वो 8वां स्टेटमेंट है। इसका मतलब टी जो है यहां पर है। आपको इस पैराजंबल को अरेंज करना है, बट ये पैराजंबल के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो जब भी पैराजंबल के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मिक्स्ड क्वेश्चंस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इसको एक शॉर्ट पैसेज मान, ये आरसी वाला लास्ट में कर लेंगे क्योंकि आरसी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा पूरा पैराजंबल। पहले इसको कर लो, 30 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास।
क्या घोटाला किया? चलो पहले मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स बाय इंडियन साइंटिस्ट, डी और सी का पेयर सभी को क्लियर था? इस वाले तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले ना पेयर्स बनाते हैं। अ वैरायटी डेवलप्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स बाय इंडियन साइंटिस्ट, डेवलप की गई इसका इस्तेमाल करते हुए इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। तो डी और सी का मैम पेयर क्लियर था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो दो ऑप्शंस बचे बी और सी, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बी ई ए डी सी को चेक किया। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन लिम्बो, लिम्बो का मीनिंग क्या होता है? अनसर्टेनिटी होना, पता ही नहीं अगले ही पल क्या हो जाए, परेशान होना। तो इतने सारे साल में ये रहा अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं था आगे क्या होगा। देयर इज सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म, अब एक उम्मीद आई है। किसको लेके उम्मीद आई है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को लेके उम्मीद आई है। ये क्या है? ये एक वेराइटी है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किए करके बनाया जा रहा है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा और पब्लिक फंड्स में। बिल्कुल मैच हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, जिन पापियों ने आज सी आंसर मार्क किया है बिना पढ़े। डीएमएच 11 या फिर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 देयर, नहीं ए के बाद डी, ये तो सही है। अब वेराइटी डेवलप यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेराइटी है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है, टेक्निक्स, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, पब्लिक फंड्स के द्वारा। फंड्स देयर। सी का ई के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? आज मुझे सवाल का जवाब चाहिए। 50% बच्चों ने सी आंसर मार्क किया, बस मुझे ये बता दो सी और ई का पेयर कैसे बना। नहीं, आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, कैसे बनाया सी और ई का पेयर? फंड्स देयर, फंड्स नाउन है, देयर भी एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। क्या नाउन के आगे कभी कोई सब्जेक्ट आ सकता है बिना किसी बीच में कंजंक्शन के? राम देयर, क्या सेंटेंस कभी ऐसा हो सकता है? सीता देयर, कभी ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछ लिया है वैसे, बट क्योंकि आप लोग चालाक तो बहुत ज्यादा हो, पहले ही देख लिया होगा आपने ये क्वेश्चन, अभी आपने मुझसे पूछ लिया, समझाते समय मैंने बता भी दिया फ्लो में लिम्बो का मीनिंग। चलो बट कोई नहीं, ट्राई करो आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको आप टोन से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप टोन से भी कर सकते हो। लिम्बो की टोन कैसी है? कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, तो टोन कैसी है? नेगेटिव टोन है, सभी को समझ में आ रहा है? चल अब हमें वो सेंटेंसेस बताने हैं जिसमें मीनिंग सेम यूज हो रखा है। तो नए आई ग्लासेस आए हैं जिसकी वजह से उसके विजन में क्या आई है कि वो अप्रिशिएट कर रहा है, तारीफ कर रहा है दुनिया की डिटेल्स की। तो क्या आया है नए आई ग्लासेस से? क्लैरिटी आई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रॉट अ सेंस ऑफ क्लैरिटी। तो यहाँ पे टोन कैसा आएगा? पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा। मैम लिम्बो इंग्लिश का वर्ड नहीं, पंजाबी वर्ड लग रहा है। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स की दुनिया में कैरेक्टर्स जो अपने आप को कंफ्यूजन में पाते हैं, जिंदगी और मौत के बीच में पाते हैं। सही बात है, कंफ्यूजन में होते हैं, अनसर्टेनिटी में होते हैं। पबजी जिसने खेला हो
शायद उसमें कुछ ऐसा ही होता है ना कि हर पल खतरा होता है कि कभी भी डेथ हो जाएगी। द अनरिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट, ये जो लीगल लड़ाई है जो कि अनरिजॉल्व है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी क्या थी, लीगल लिम्बो में थी, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कंफ्यूजन था, ना ही कोई डेवलपमेंट हो रहा था, ना ही कोई सेल हो रही थी। ये भी मैच हो गया, तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। आ जाते हैं पैराजंबल पे, दिख रहा है सभी को, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई तक ये जेड नहीं है। चलो इस पैराजंबल को ना हम मिलके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि अकेले इतना बड़ा बोझ मैं आप लोगों को नहीं दे सकती कि अकेले आप करो, थोड़ी सी हेल्प करूंगी, 3-4 मैं हेल्प करूंगी, फिर उसके बाद खुद से करने के लिए दूंगी। ठीक है, पहले मुझे ये बता दो कौन कौन से स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते। कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते। सरकार को ये करना चाहिए, ये तो सजेशन है, सजेशन तो कभी स्टार्टिंग में नहीं होता। हाइब्रिड वेराइटीज जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। यूक्रेन वॉर ने क्राइसिस को और खराब कर दिया। एक ऑप्टिमिज्म है डीएमएच या धारा मस्टर्ड को लेके, ये तो हमें दिया ही हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। बहुत सारे साइंटिस्ट ने चीयर किया है इसके अप्रूवल का। अब ये जीईएसी क्या है भाई, किस चीज के अप्रूवल का उन्होंने किया है, ये भी नहीं हो सकता। डिस्पाइट हैविंग वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड्स, इंडिया ऑयल इंपोर्टर है, चलो ये तो भी लग रहा है। DMH1 शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये नहीं हो सकता। जीईएसी की भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी, ये भी नहीं हो सकता था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने क्या किया, क्लियर कर दिया, कौन सी वैरायटी को क्लियर किया भाई, ये भी नहीं हो सकता। हाउएवर लिखा हुआ था, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन कौन से बचे, Q बचा, R बचा, V बचा और S बचा। सबको पढ़ो, जो जो बचे में से मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताओ, कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान से पढ़ो, आंसर दे दोगे। कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। पूरा पैराग्राफ किस बारे में है, पूरा पैराग्राफ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। पूरा पैराग्राफ है कि मस्टर्ड की एक नई वैरायटी आई है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया, फिर उसके बारे में पूरी बात हो रही है। तो बताओ स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। क्या सभी को क्लियर है, एस इज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। कोई भी परेशानी किसी को भी इसमें एस को लेके। मैम आर क्यों नहीं है, यूक्रेन ने फूड क्राइसिस को खराब कर दिया है। मस्टर्ड हाइब्रिड्स, मस्टर्ड हाइब्रिड कौन सा, हाइब्रिड का नाम कहां दिया हुआ है, मस्टर्ड हाइब्रिड्स किसको बोला जा रहा है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये पूरा नाम है, DMH11। चलो, तो एक वैरायटी आई, इस वैरायटी को डेवलप किया गया। इस वैरायटी इस वैरायटी की अगली इंफॉर्मेशन किसमें दे रखी है, बताओ बताओ, एस के बाद क्या आएगा। एक वैरायटी आई, अ वैरायटी, आ आर्टिकल हमेशा द आर्टिकल से पहले आता है। आ आर्टिकल हमेशा द आर्टिकल से पहले आता है। एस के बाद क्या आएगा, इस वैरायटी को क्लियरेंस मिल गई। क्या एस एक्स क्लियर है सभी को, इस वैरायटी को क्या हुआ, क्लियरेंस मिल गई, कोई परेशानी। चलो, अब ये वैरायटी कैसे बनाई गई वो किसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इस वैरायटी की डिटेल्स में आते हैं। इस वैरायटी को कैसे बनाया गया, ध्यान से पढ़ो और बताओ इस वैरायटी को कैसे बनाया गया।
पहले बताएंगे कैसे बनाया गया। बहुत बढ़िया। इसको कैसे बनाया गया, सॉइल बैक्टीरियम के जीन्स लिए गए, इससे मस्टर्ड को एक ऐसा प्लांट बना दिया गया, ये क्रॉस हाइब्रिड करने लग गया, जिसकी वजह से इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी हो सकता है। चलो अब इसको बना दिया, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको बना दिया, हाइब्रिड वेराइटी को बना दिया, हाइब्रिड वर्जन को बना दिया, बताओ डब्ल्यू के बाद क्या आएगा। अब ये जो वेराइटीज बनी है ये बहुत विग्रस है, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, ऑयल, हाइब्रिड वाला ऑयल सीड और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो हाइब्रिड वेराइटी जो बनाई गई है, हाइब्रिड वर्जन जो बनाया गया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि और पावरफुल हो गया, ये मस्टर्ड क्या हुआ, और ज्यादा पावरफुल हो गया। कोई परेशानी किसी को भी यहां तक? आधा मैंने करवा दिया, अब आधा आपको खुद से करना है, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज भेज दूंगी मैं। आशीष सर कुछ तो कंप्लीटली गायब हुए हैं, गायब हुए नहीं, उनको गायब कर दिया गया है, 2-3 दिन की बात और है बस मैक्सिमम। चलो देखिए, अच्छा पहले मुझे बताओ, पहले ना इन तीनों को छोड़ के यहाँ के 3 को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। टी का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? टी में लिखा हुआ है कंपनीज इन्वेस्ट करें, अपने खुद के हाइब्रिड्स बनाएं। टी के बाद बताओ क्या आएगा? कंपनीज इन्वेस्ट करें, अपने खुद के हाइब्रिड्स बनाएं। लेकिन इस सब में रुकावट आ गई है, जो पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही है, पॉलिसी को लेके जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से इस सब में रुकावट आ गई है। क्या समझ में आ रहा है? वाई आएगा, दिस ने हेल्प करी। अच्छा, सजेशन हमेशा लास्ट में आता है, तो अब अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को जो अप्रूवल दिया गया है उस अप्रूवल को क्या करना पड़ेगा? उस अप्रूवल को सेकंड करना पड़ेगा। सेकंड का मतलब क्या होता है? उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा इस अप्रूवल को। पॉलिसी अच्छी नहीं है, सरकार को पॉलिसी ठीक बनानी पड़ेगी। क्या समझ में आ रहा है? TYP, कोई परेशानी TYP में किसी को भी? चलो अब ये 3 बचे हैं, इन तीनों को भी कोशिश कर लेते हैं। पहले तो आर का पेयर बनाते हैं। यूक्रेन वॉर ने चीजों को खराब कर दिया है, हाइब्रिड्स फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रहे। ये किसका एक्सप्लेनेशन है कि चीजें खराब हो गई हैं, हाइब्रिड्स फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रहे? किसका एक्सप्लेनेशन है? कहने से इसका, इंडिया अभी भी इंपोर्टर है, ईल्ड्स खराब है, फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे। क्या वी और आर का पेयर सभी को क्लियर है?
कोई भी परेशानी वी और आर के पेयर में। अब एक यू बचा हुआ है, यू को चेक करना है, यू कहाँ आएगा, या तो यू यहाँ आएगा या फिर यू यहाँ आएगा। तो एक बार यू को पढ़ लेते हैं। यू में क्या लिखा हुआ है, जो टॉप साइंटिस्ट हैं और एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस अप्रूवल को चीयर किया है, इस अप्रूवल को वो बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन जो सेलिब्रेशन है वो म्यूट हो गई थी 2017 में भी। जीईएसी ने प्लांट को क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर उसने बैक ट्रैक किया। उसने क्या किया, और ज्यादा टेस्ट करने को बोला प्रोटेस्ट के बाद। प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑपोजिशन मिल रहा है, कहाँ लिखा हुआ है, आर में लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन मिल रहा है, फार्मर्स इसको रिस्की मान रहे हैं, इसके भी ओपोनेंट्स हैं। तो यू क्या है, आर का ही एक्सप्लेनेशन है। तो क्या बना, वी आर यू। तो फाइनल सीक्वेंस इज व्हाट, फाइनल सीक्वेंस इज एस एक्स डब्ल्यू क्यू वी आर यू टी वाई एंड पी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये जो है ना परफेक्शन से भी एक लेवल ऊपर हटके था, बहुत डिफिकल्ट हो। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो शायद हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, आप लोगों को इजी लग रहा हो, अदरवाइज लेवल वाज वेरी हाई। चलो एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि लेवल बहुत हाई था तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको दोबारा समझाऊं। 6 7 8 9 10 एक बार फ्लो चार्ट से भी समझाऊंगी, डोंट वरी बेटा। सबसे पहले तो टी में लिखा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा। सरकार को क्या करना चाहिए, चीजों को ठीक करना चाहिए। क्या टी वाई पी क्लियर था सभी को? किसी को भी टी वाई पी में कोई परेशानी? इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हाउएवर पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा, सरकार को पॉलिसीज को ठीक करना चाहिए। सजेशन था ये, सजेशन को जनरली हम लास्ट में ही लगाते हैं। टी आपको दे रखा था बेटा क्वेश्चन में। चलो इसके बाद क्या ये बात सभी को क्लियर थी कि पूरा पैसेज जो है मस्टर्ड की वैरायटी को लेके बात कर रहा है, जिसको एस इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो एक वैरायटी आई, ये जो वैरायटी है इसको क्लियरेंस मिल गया, अ वैरायटी द वैरायटी, एक वैरायटी आई, इस वैरायटी को क्लियरेंस मिल गया, इस वैरायटी में ये होता है। क्या सभी को एस एक्स और डब्ल्यू क्लियर था? एक वैरायटी आई, इस वैरायटी को क्लियरेंस मिल गया, इस वैरायटी में ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब इस वैरायटी में ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो फाइनल वैरायटी बनी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी। क्यू में रिजल्ट दिया हुआ था। क्या एस एक्स डब्ल्यू क्यू सभी को क्लियर था? अभी फ्लो चार्ट से भी समझाऊंगी और क्लियर हो जाएगा। इसके आगे तीन जगह बची, तीन ही स्टेटमेंट्स बचे थे। उसका कॉम्बिनेशन क्या था? उसका कॉम्बिनेशन था वी आर यू। इंडिया इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्यों करता है? इंपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी फार्मर्स के पास पहुंची ही नहीं है। पहुंची क्यों नहीं है? क्योंकि ऑपोजिशन हो रहा है। और दूसरी बात, हालांकि जीईएसी को अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन होता क्या है, प्रोटेस्ट होते हैं, चीजें वापस आ जाती हैं। तो वी आर यू में प्रॉब्लम्स बताई गई थी कि हाइब्रिड वैरायटी बन गई है लेकिन लोग यूज क्यों नहीं कर रही है। तो अगर मैं इस पूरे पैराजम्बल को देखूं तो क्या सभी को समझ में आ रहा था? ये पूरा पैराजम्बल 3 पार्ट्स में बना हुआ था। एस एक्स डब्ल्यू क्यू का एक पार्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी क्या है। मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी को एक्सप्लेन किया गया था फर्स्ट पार्ट में, और जो था एस एक्स डब्ल्यू क्यू। अ वैरायटी, एक वैरायटी आई, इस वैरायटी को क्लियरेंस मिला, इस वैरायटी को बनाने का प्रोसेस क्या है और इस वैरायटी से फायदा क्या होता है। फिर दूसरा पार्ट था वी आर और यू, जिसमें बताया गया था क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इंडिया में। इंडिया एक इंपोर्टर है मस्टर्ड का। क्यों इंपोर्टर है? क्योंकि जो वैरायटी है वो फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रही, फार्मर्स तक नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अप्रूवल मिल रहा लेकिन फिर उसके बाद बैक ट्रैक हो गया।
तो ये VRU क्या बता रहा था कि हाइब्रिड की वैरायटी बन तो गई, सब चीजें हो गई, लेकिन वो पहुंच क्यों नहीं रही है। फिर तीसरा पार्ट था इसका, एंड दैट वाज TYP। TYP में क्या लिखा हुआ था, इसको कमर्शियल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट मिल नहीं पा रहा क्योंकि पॉलिसीज अच्छी नहीं है। अब इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें सजेशंस दिए हुए थे कि क्या क्या होना चाहिए। नाउ इज इट क्लियर एवरीवन, सभी को? आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं पैसेज के हिसाब से। इस पैसेज के हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट जो ट्रू, हमें सबका सही निकलना है। अगर पैराजम्बल आपको समझ में आया है तो ये आंसर सबका सही निकलेगा। चलो, पहले मुझे इन पार्टों से बात करनी है। काश ये ऑफलाइन क्लास होती तो आई वुड हैव डायरेक्टली क्वेश्चन यू। पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के बोला है कि क्रॉस पॉलिनेटिंग हम कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ऑथर ने चीख चीख के बोला है अपनी आवाज के टॉप लेवल पे, और आप इसको सही बता रहे हो जहां पे प्रिवेंटिंग लिखा हुआ है। DMH11 जीन्स का इस्तेमाल करता है सॉइल बैक्टीरियम से, जिससे मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेटिंग बन जाता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम क्रॉसिंग विद अदर वेराइटीज। हाइब्रिड वर्जन कैसे बनेगा, प्रिवेंट करके। पढ़ो, चीख चीख के ऑथर ने बोला है अलाउइंग इट, क्रॉसिंग हो रही है बाकी वेराइटीज के साथ, तभी तो हाइब्रिड बन रहा है। हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, दो अलग अलग वेराइटीज पॉलिनेट कर जाती हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड की तरीके से डेफिनेशन भी पता होती तब भी ये गलत नहीं हो सकता था किसी का भी। मैम प्रिवेंट पढ़ा ही नहीं, शानदार। चलो, तो सी तो गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शंस तो सबसे पहले एलिमिनेट हो गए। हम लोग मैम क्वेश्चन को स्किम कर जाते हैं। आपने बोला है पैसेज को स्किम करना, तो पैसेज की स्किमिंग तो होती ही नहीं है हमसे, तो हम क्वेश्चन को और क्वेश्चन के ऑप्शंस को स्किम कर जाते हैं, इसलिए हमें प्रिवेंटिंग देखा ही नहीं। क्वेश्चन को कभी स्किम नहीं करना होता बेटा। एक बच्चे का मेरे पास ना कुछ दिन पहले एक मेल आया था, उसने बोला कि मैम मुझे ना स्किमिंग की इतनी हैबिट हो गई है कि मैं रीजनिंग में जब पजल्स कर रहा होता हूँ तो मैं पजल को स्किम कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा पजल कभी भी, मैं पढ़ने का मन ही नहीं करता है पजल को। पजल का इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ रहा होता हूँ, मन करता है स्किम कर रहा हूँ, मैं स्किम कर जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पजल्स के आंसर्स ठीक नहीं निकल रहे, मैं क्या करूँ। ऐसे करके एक मेल आया था मुझे, बहुत दिन पुरानी बात है। सिलेक्टेड बच्चे बोलते हैं, जूम सेशन में एक बार बच्चों ने बोल रहे थे कि मैम अब तो ना मेल्स आते हैं ना बैंक की तरफ से, वो मेल्स भी हम स्किम कर जाते हैं। आप में से कौन बच्चों के साथ होता होगा स्किमिंग की, जब बहुत ज्यादा हैबिट हो जाती है तो आपको रीडिंग एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं।
प्रमोट चेंज लाने के लिए सरकार को प्रायोरिटाइज करना चाहिए साइंस को पॉलिटिक्स को, मतलब साइंस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पॉलिटिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, अप्रूवल दे देना चाहिए जिससे कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट मिल जाए। सही है। DMH 11 एक स्टैंड अलोन सोल्यूशन नहीं, अकेला इससे काम नहीं होगा, ये तो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, सीड कंपनीज इन्वेस्ट करने अपने हाइब्रिड्स बनाए, ये भी क्लियरली मेंशन था कि इससे अकेले से काम नहीं होगा, कंपनीज को आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने हाइब्रिड्स बनाने होंगे, ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा। क्लियरली दे रखा है यहाँ पे। ये अकेला सोल्यूशन नहीं है, पेनेशिया मीन सोल्यूशन, ये अकेला सोल्यूशन नहीं है, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी जिसमें कंपनीज को आना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपना हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज बोथ A एंड B। कोई परेशानी किसी को भी? आगे बढ़े, चलो। इंट्रोडक्टरी और टर्मिनल स्टेटमेंट क्या हो गया? S इंट्रोडक्टरी था, P टर्मिनल था, तो S एंड P। पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट क्या हो गया? सेकेंड लास्ट वाज वाई। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए आपके? 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स हो गए। सीक्वेंस क्या था? S X W Q V, S X W Q V R U, तो W Q and V, तो आंसर वाज C। सेकेंड स्टेटमेंट वाज X। मजा आया पैराजम्बल को करने में? तो जब इस लेवल के पैराजम्बल्स करने लग जाओगे ना, तो छोटे छोटे तो आसानी से हो जाएंगे। तो हमेशा डिफिकल्ट चीज करो कि इजी चीज आए एग्जाम में तो आसानी से हो जाए। आते हैं अगले पैटर्न पे। दिख रहा है पैटर्न? बहुत ही प्यारा पैटर्न है, और ये आपका पैटर्न है वर्ड यूसेज का। आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा। पहले मुझे बताओ इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग का डिफरेंस क्लियर है सभी को? ऑल्टर और ऑल्टर में क्या डिफरेंस होता है? यार ये जीन्स ना बहुत ढीली है, मैं टेलर को ना ऑल्टर करने के लिए दे आता हूं। इस शर्ट का ऑल्टरेशन करवाना है मुझे। ऑल्टर मीन्स चेंज करना, शेप को, साइज को, फिटिंग को, दैट इज व्हाट ऑल्टर। ये क्या है? वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा है ऑल्टर। जब मेरी शादी होगी तो मैं ना एक बार ऐसा ऑल्टर बनवाऊंगा जो घूमने वाला होगा, रिवॉल्विंग होगा, जहां से सब लोग मुझे और मेरे पार्टनर को अच्छे से देख सके। तो बताओ ऑल्टर वर्ड का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? ऑल्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई भी रेज्ड प्लेटफॉर्म, कोई भी चीज जो उठी हुई है, कोई भी चीज, इसको रिलीजियस सेंस में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जब भी आप किसी भगवान जी को रखते हो या उनकी स्थापना करते हो, हमेशा एक उठी हुई जगह पे करते हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी ऑल्टर बोलते हैं। हाँ, चौकी पे करते हैं, उठी हुई जगह होती है, उठा हुआ होता है, मंडप भी कह सकते हैं, स्टेज भी कह सकते हैं। चलो अब आंसर बताओ, सबका सही निकलना चाहिए। अब तो मीनिंग्स बता दिए मैंने, कौन सा वर्ड कहां पर आएगा। ये ऑल्टर क्या होता है? ये एक नाउन होता है। अभी भी 88% बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? 12% बच्चे, 14% स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 16% नाउ, इनफैक्ट 20% बच्चे कहां से हैं? ब्राइड और ग्रूम, वो आई थिंक शादी की बात मैंने की ना तो सपनों में चले गए। कब वो दिन आएगा? तो ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन, बहुत सुंदर सजा हुआ, अडॉर्न मींस सजा हुआ, सजे हुए ऑल्टर के आगे खड़े हुए थे और अपने वाउस को, वाउस मीन्स जो आपस में वादे कर रहे थे, उनको एक्सचेंज कर रहे थे,
मैं तुम्हारा साथ जन्म भर दूंगा, मैं तुम्हारा साथ जन्म भर दूंगी। इन वाउस को एक्सचेंज कर रहे थे ना, मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मींस गहरा, और वो पल कैसा था, वो पल था गहरे प्यार का और कमिटमेंट का। हाँ, वाउस मींस मैम वचन। तो यहाँ पे आया पी। एज द प्रीस्ट चांटेड प्रेयर्स, पंडित जी ने जाप करना स्टार्ट किया मंत्रों का। द एरोमा, एरोमा मीन्स खुशबू, तो जो खुशबू थी, इंसेंस फिल, इंसेंस मीन्स धूपबत्ती जो जलाते हैं उसकी जो खुशबू होती है, तो एकदम उस खुशबू ने हवा को फिल कर दिया अराउंड द सेक्रेड, उस पवित्र ऑल्टर के पास, उस प्लेटफॉर्म के पास, जिसकी वजह से एम्बियंस बना। एम्बियंस मीन्स एनवायरनमेंट कैसा लगा, डिवाइन कनेक्शन, की हमारा भगवान जी के साथ कनेक्शन हो गया है। आफ्टर ईयर्स ऑफ वियर एंड टीयर, इतने साल हो गए, इतना साल इसको इस्तेमाल किया, खराब हो गया, अब पुराना जो ब्रिज है उसको रिपेयर्स की जरूरत है जिससे कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सके, ऑल्टर। तो पी, पी एंड क्यू, आंसर इज सी। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला ट्राई करेंगे, अभी खुद से ट्राई करो। मैम पैराजंबल ने जितना दर्द दिया था इस क्वेश्चन ने उतना ही सुकून दे दिया है। चलो, एक वर्ड होता है पीक आउट। इस पीक आउट का मतलब पता है क्या होता है? ये दीवार है, यहाँ पे आपका भाई पिट रहा है पापा से, और आप इस दीवार के पीछे खड़े होके हल्का सा मुंह निकाल के देख रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? पीक आउट करना। तो पीक आउट करने का मतलब क्या होता है? पीक आउट करने का मतलब होता है हल्का सा दिखने, मतलब हाँ, झांकना कह सकते हैं इसको। चलो, तो ये पीक आउट क्या होता है? वर्ब होता है। अगला है पीक। इस पीक का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, जेनिथ, पैरामाउंट। पैरामाउंट तो एडजेक्टिव हो गया, और क्या कह सकते हैं इसको? एक्मे, हाँ, पिनेकल, एपेक्स मीन्स टॉप मोस्ट पोजिशन। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, टेकिंग अ पीक, मतलब वो झांक रही थी। इतने सुंदर सुंदर जो प्रेजेंट्स थे, ब्यूटीफुली रैप्ड थे, उनको झांक झांक के देख रही थी, उसकी क्यूरियोसिटी अंदर से झलक रही थी। तो टेकिंग अ पीक, उस ऊंचाई पे खड़े होके, अपने करियर की ऊंचाई पे था वो, और एक्टर को बहुत तारीफ मिली, क्रिटिक्स से भी, फैन से भी, क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बच्चे हंसे, जैसे जैसे वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, हर कोई कोशिश कर रहा था कि उसको परफेक्ट स्पॉट मिल जाए जिससे कि वो झांक के देख सके और अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सके। पी क्यू पी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी किसी को भी? मजा आया आज के मिनी मॉक टेस्ट में? यस। अच्छा, एक चीज और, मैंने ना आप लोगों के मेल्स भी देखे, बहुत कुछ सोचा, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, मैंने क्या रियलाइज किया कि हमने जो परफेक्शन में वोकैबुलरी और ग्रामर डाला है, इससे ना क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है कि इससे ना एक फ्लो नहीं बन पा रहा ग्रामर का और वोकैबुलरी का, और क्योंकि चीजें ऐसी हो रही हैं तो कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। तो इस वजह से व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि परफेक्शन आपका
अलग रहेगा 9 to 10, और वोकैबुलरी का आपका अलग सेशन होगा और ग्रामर का आपका अलग सेशन होगा। तो परफेक्शन आपका रहेगा 9 to 10। वोकैबुलरी की मैं क्या करूंगी, वीडियोस बना बना के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड करते हुए चलूंगी। तो 30 मिनट्स की आपको वोकैब की वीडियो मिलती रहा करेंगी, पूरे पूरे 30 मिनट्स के सेशन मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, पूरा एक साथ हो जाएगा। और ग्रामर का तो फाउंडेशन बैच में आपका स्टार्ट कर ही रही हूँ 3 बजे वाईटी पे। तो इससे चीजें होंगी परफेक्शन में, कहीं अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो ये चीज आप लोगों के मेल्स को देखते हुए हमने आइडेंटिफाई की है। दूसरी चीज 9 to 10 मैंने बोल दिया है कि 9 to 10 होगा, बट ये एक्सटेंड ही होगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। हो सकता है कभी 9 to 10 15 भी हो जाए, हो सकता है कभी 9 to 10 30 भी हो जाए, कभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मॉक में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो 9 to 10 एक फिक्स टाइम नहीं है, मिनिमम टाइम है, इससे ऊपर ही जाएगा जनरली। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये 1 hour 30 minutes ही जाए, बट उससे होगा क्या, 1 hour 30 minutes जाएगा तो वोकैब वाला सेशन मुझे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसीलिए इस रेंज में रहेगा 1 to 1 hour 30 minutes की रेंज में। ठीक है, और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी को भी नहीं? वो क्या 15 मिनट्स में ना वो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी 15 मिनट्स। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की, आप लोगों ने देखा भी होगा लास्ट कुछ क्लासेस में वो क्या 15 मिनट्स पढ़ाने की, लेकिन 15 मिनट्स में ना बहुत कम वर्ड्स होते हैं और उसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा। अगर मैं दिन में आपको 5-6 वर्ड्स ही पढ़ा पा रही हूँ तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा। तो वो क्या कम से कम 30 मिनट्स की तो चाहिए एक गो में, तभी आप लोगों को समझ में आएगी, तभी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए वो कैब के मैं आप लोगों के लिए सेशंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे लगता है वो कैब के सेशन अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्ड करके डालूंगी ना, इसमें तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग वो कैब सेशंस फॉर 30 मिनट्स ईच, और स्मार्ट बोर्ड पे पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करके पिक्चर्स वगैरह लगा के, इमेजेस वगैरह लगा के उस तरीके से, और फिर मैं आप लोगों को इस परफेक्शन वाले कोर्स में ही ऐड करते हुए जाऊंगी। तो आप आराम से देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, नहीं वो कैब मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी। यूट्यूब के लिए एक चीज बहुत है, ग्रामर। वो कैब आपको यही परफेक्शन में ही मिलेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी को भी? आई होप नहीं है। जितने बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करो जो आपके क्लासेस पीछे रह गई हैं उनको भी जब जब आपको टाइम मिले देख लो। आशीष सर, अंकुश सर की क्लास मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं आपको मिनिमम से मिनिमम भी लेके चलूं तो 25 या 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस 2 से 3 दिन का वेट और रह गया है। आपको क्वांट्स की, रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी 25 से 26 तारीख से। सो डोंट वरी एट ऑल। और कोई परेशानी नहीं, कल की कोई छुट्टी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में या फिर हमारी क्लासेस में, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे नवमी हो, चाहे अष्टमी हो, कोई छुट्टी नहीं होती है एक्सेप्ट संडेज। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी तरफ से भी कोई छुट्टी नहीं ले। हालांकि बच्चों ने छुट्टी कर ली है आज की। जनरली इस क्लास में अगर मैं बोलूं 7-8 हजार बच्चे होते हैं, आज सिर्फ 3,500 बच्चे हैं। तो 50% स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स टुडे। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आगे की क्लासेस में। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 and go. English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. और जो लोग कह रहे हैं आप फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हो, बेटा आई सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल, बट मैं टाइमिंग्स ऐसे एडजस्ट करती हूँ कि मेरी क्लासेस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि मेरे लिए मेरा कर्म भी मेरी पूजा है। वर्क इज वर्शिप। तो वर्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते, सॉरी एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।